नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का 7वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अमित ने जब 500 का नोट देखा तब हैरानी के साथ उसने कैशियर से कहा, मगर आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? कैशियर ने कहा, क्योंकि एक कस्टमर ये तुम्हें टिप दे करके गई है। अमित ने फिर से हैरानी के साथ कहा, कौन कस्टमर थी वो जिसने 500 रुपए मुझे टिप में दिए? कैशियर ने कहा, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ अपने कैफे में अक्सर आती रहती है। तभी वहां खड़ी रवि ने कहा, मुझे लगता है कि ये उसी लड़की ने दिए होंगे अमित, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। शायद वो पैसे दे करके अपने किए को सुधारना चाहती है, इसलिए तुम इन पैसों को रख लो अमित। अमित ने कहा, अगर गलती का एहसास है भी तो माफी मांगना चाहिए था उसे, ना कि पैसों के बदले भूल सुधारना चाहिए थी। पैसों से जमीर नहीं खरीदा जा सकता रवि। रवि ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है अमित, मगर वो तो दे करके चली भी गई है। अब तुम क्या करोगे इन पैसों का? अमित ने कहा, जब वो आएगी उसके पैसे उसे लौटा दूंगा। तभी कैशियर ने अमित से कहा, ये ठीक है अमित, फिलहाल तुम इन पैसों को रख लो, अब वो आए तब उसे लौटा देना। अमित ने तब कैशियर से पैसे ले लिए और फिर वह वहां से चला गया। रॉकी हवालात में काफी देर से रोनी और उसके साथी को छुड़ाने की सिफारिश कर रहा था, मगर उसकी बातों का वहां के पुलिस कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर प्रतीक ने उनसे बात ही ऐसी कही थी जिसका असर उन पर अभी भी था, और उसका ही नतीजा था कि अभी तक रोनी और उसका साथी दोनों ही हवालात में बंद थे। जब रॉकी की बात का पुलिस कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ तब हार करके उसे शैली को ही फोन मिलाना पड़ा। शैली को फोन पर रॉकी ने सारी बात बता दी। सारी बातें जानने के बाद शैली ने रॉकी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम किसी मतलब के नहीं हो रॉकी, दफा हो जाओ वहां से, अब मैं ही कुछ करती हूँ। और कह करके शैली ने फोन कट कर दिया और रोनी के पापा का नंबर डायल कर दिया। जब रोनी के पापा दिनेश कुमार उर्फ डीके ने फोन पिक किया तब शैली ने रोनी के हवालात में बंद होने की बात कही। जब रोनी के पापा ने सुना कि रोनी हवालात में बंद है तब उसने गुस्से से कहा, पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि उन्होंने मेरे बेटे को बंद कर लिया? क्या वे जानते नहीं है कि रोनी किसका बेटा है? जब डीके ने ये बात शैली से कही थी तब उसकी पत्नी कोमल, जो कि उसके पास ही खड़ी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी और इसलिए उसने तब डीके से कहा, मेरा बेटा हवालात में है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे रोनी को हवालात में बंद किया? डीके ने अपनी पत्नी से कहा, वही पता कर रहा हूँ। और फिर डीके ने शैली से कहा, कौन से पुलिस थाने में है रोनी? शैली ने तब पुलिस थाने की लोकेशन डीके को बता दी। शैली की बात सुनते ही डीके ने गुस्से से कहा, वहां के पूरे स्टाफ को ही अभी नौकरी से निकलवा देता हूं, वो जानते नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। और कह करके डीके ने फोन कट कर दिया। तभी डीके की पत्नी ने डीके से कहा, आप अभी जा करके मेरे बेटे को ले आइए, जब तक वह नहीं आ जाता है मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। डीके ने कहा, मेरे होते हुए तुम फिक्र मत करो, तुम खाना लगाओ, तब तक मैं रोनी को लेकर के आता हूं। और कह करके डीके वहां से चला गया। कुछ ही देर में डीके पुलिस थाने पहुंच गया था और उसको देखते ही वहां के पुलिसकर्मी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही डीके ने गुस्से से कहा, जब तुम लोगों को समय पर पैसा मिल जाता है फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ लाने की? डीके ने आगे गुस्से से कहा, जितनी तनख्वाह तुम्हें सरकार नहीं देती उससे ज्यादा मैं तुम लोगों को देता हूँ, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को यहाँ लाने की? तभी एक पुलिसकर्मी ने डरते हुए डीके से कहा, सर हम तो आज भी नहीं लाना चाहते थे, लेकिन जिससे रोनी सर आज उलझ गए थे उसकी पहुंच सीएम तक थी, फिर आप ही बताइए कि हम क्या करते? सुनते ही डीके ने हैरानी भरे स्वर में कहा, सीएम तक?
पुलिसकर्मी ने कहा, जी सर। तभी डीके ने पुलिसकर्मी से कहा, रोनी कहाँ है अभी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पुलिसकर्मी ने कहा, सर हमने उन्हें सही से रखा है, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। और कह करके वह पुलिसकर्मी डीके को रोनी के पास ले गया। रोनी के पास जा करके डीके ने रोनी से कहा, बेटा किसी से उलझने से पहले तुम्हें उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। शिकार भी करो तो सोच समझ करके कि कहीं खुद ही ना फंस जाओ। रोनी ने कहा, सॉरी पापा। डीके ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। और फिर डीके ने किसी को फोन मिला दिया और फोन पर कुछ देर बात करने के बाद डीके ने वहां खड़े पुलिस अधिकारी से कहा, ये लो बात करो। पुलिसकर्मी ने तब डीके से फोन लिया और कान से लगा लिया। तभी किसी ने दूसरी तरफ से कहा, कोई भी तुमसे कहेगा कि वो सीएम का रिलेटिव है और तुम मान लोगे, फौरन रोनी को छोड़ो वहां से। पुलिसकर्मी ने सहमे हुए स्वर में कहा, सर अगर सच में वो लड़का सीएम का रिलेटिव निकला तब। दूसरी तरफ से तब किसी ने कहा, तुम्हें अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो होगा वह बाद में देख लेंगे, तुम फिलहाल रोनी को जाने दो। पुलिसकर्मी ने तब अपनी हामी भर दी और फोन वापस डीको को दे दिया। और फिर उस पुलिसकर्मी ने हवलदार से रोनी को लॉकअप से बाहर निकालने के लिए कहा। जब रोनी लॉकअप से बाहर आ गया तब पुलिसकर्मी ने रोनी से कहा, सर माफ करना, मजबूरी में आपको यहाँ लाना पड़ा। रोनी ने उस पुलिसकर्मी की ओर देखते हुए कहा, आपकी गलती नहीं है सर, गलती मेरी ही थी जो मैं बिना सच जाने गलत आदमी से उलझ गया था। रोनी और उसके पिता के वहां से जाने के बाद नए ज्वाइन हुए हवलदार ने अपने वरिष्ठ पुलिसकर्मी से कहा, सर क्या हम इन लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं बिना सजा दिलवाए? पुलिसकर्मी ने तब मुस्कुरा करके हवलदार से कहा, तुम अभी नए हो वीर सिंह, धीरे धीरे तुम भी सब सीख जाओगे। वीर सिंह के मन में प्रश्न और भी थे, मगर वह अभी नया था, इसलिए वह चाह करके भी अपने प्रश्नों को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने नहीं रख सका। मगर उसने जो देखा उसे वह देख करके अच्छा नहीं लगा था। प्रेरणा अपने बेड पर लेटी हुई थी इधर, और उसकी आंखों के सामने आज घटित घटना ही चल रही थी। उसके दिमाग में अभी वही दृश्य चल रहा था जब प्रतीक ने उन गुंडों को उसके लिए पीटा था। आज उसकी नजरों में प्रतीक उसके लिए हीरो बन गया था। प्रेरणा अभी प्रतीक के ख्यालों में ही थी, तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। रिंग की आवाज सुन करके प्रेरणा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और फिर उसने पास रखे फोन को उठा लिया और फोन की स्क्रीन पर लिखे नाम को देख करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और फिर उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया और कान से लगाते हुए मुस्कुरा करके कहा, आज इतने दिनों के बाद इस फ्रेंड की याद कैसे आ गई ललिता मैडम? मुझे तो लगा था कि दूर जाने के बाद दोस्त को भूल ही गई हो तुम। ललिता ने कहा, ऐसी बात नहीं है यार, भला तुम्हें कभी भूल सकती हूँ मैं? प्रेरणा ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और बताओ तुम कैसी हो? ललिता ने कहा, मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? प्रेरणा ने कहा, मैं भी सही हूँ। और फिर प्रेरणा ने आगे कहा, और फिर तुम्हारी और अंबर की शादी का क्या बना? कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? ललिता ने कहा, जल्द ही, और जब करेंगे तो तुम्हें जरूर बताएंगे, और हाँ टालना मत, तुम्हें हमारी शादी में आना पड़ेगा। प्रेरणा ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है, मैं जरूर आऊंगी। ललिता ने तभी कुछ सोच करके मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी का तो तुमने पूछ लिया, अब तुम तो बताओ तुम कब कर रही हो शादी? कोई मिला क्या वहां? प्रेरणा ने कहा, फिक्र मत कर यार, जब करूंगी तो बता दूंगी। ललिता ने मुस्कुरा करके कहा, और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर? प्रेरणा ने बनते हुए कहा, कौन सा दूसरा प्रश्न? ललिता ने कहा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है मैडम, मैं जानती हूँ कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। प्रेरणा ने कहा, जब समझ ही रही हो तो साफ साफ ही बोल दे। ललिता ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तुम्हें भी मिल गया है? प्रेरणा ने कहा, तेरा ना कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा है? ललिता, उस आंकड़ों को भला मैं क्यों पसंद? और कहते कहते प्रेरणा रुक गई, लेकिन ललिता ने प्रेरणा की बात पकड़ ली थी, इसलिए उसने तब प्रेरणा को छेड़ते हुए कहा, मतलब कि कोई तो है जो हमारी प्रेरणा के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कौन है वो खुशनसीब? प्रेरणा ने कहा, मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया ललिता। हाँ, वो मुझे औरों से अलग लगा, मगर जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है ललिता।
ललिता ने कहा, माना सोच अलग है, मगर जितना मैं तुझे जानती हूँ और समझती हूँ, तुझे कभी कोई पसंद नहीं आया, चाहे वो तेरे जैसी सोच रखने वाला हो या तुझसे अलग सोच रखने वाला हो। तू भले मुझसे और अपने आप से ये बात छुपा, लेकिन सच तो यही है कि अनजाने में ही सही, सच तेरी जुबान पर आ गया है। प्रेरणा ने कहा, ये तू क्या बोल रही है यार? ललिता ने कहा, देख प्रेरणा, ये तो मैं नहीं जानती कि वह कौन है, लेकिन तेरी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि तू उसे पसंद करने लगी है। प्रेरणा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत अकड़ू है यार, मेरे लिए गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर रखा रहता है। ललिता ने कहा, भले वह गुस्से वाला हो, मगर उसमें कोई तो खास बात भी होगी, तभी तेरा दिल उस पर आ गया है। प्रेरणा, मैं जानती हूँ तुझे, तेरे दिल में जिसने जगह बनाई है वह आम नहीं है, बल्कि कोई खास ही होगा। प्रेरणा ने कहा, क्या तुझे ऐसा सच में लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? प्रेरणा की बचकानी बात सुन करके ललिता हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, यार तू इतनी नासमझ कब से हो गई कि तुझे तेरे ही दिल का हाल मालूम नहीं है। प्रेरणा ने कहा, तू उड़ा ले मजाक मेरा, कम से कम तुझे मुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। ललिता ने कहा, यार क्या करूं फिर मैं, तू बात ही बच्चों जैसी कर रही है। मेरे हाँ या ना कहने से कुछ नहीं होगा, इसका जवाब तुझे खुद ही अपने आप से पूछना होगा। और अगर तू जहां तक मुझसे जानना चाहती है तो मुझे तो यही लगता है कि तू उस अकड़ू को पसंद करने लगी है। प्रेरणा ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, तूने उसे क्यों अकड़ू कहा? ललिता ने कहा, अभी तूने ही तो कहा था कि वह अकड़ू है। प्रेरणा ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही अकड़ू बोल सकती हूँ। ललिता ने मुस्कुरा करके कहा, मतलब आ ही गई दिल की बात जुबां पर। और फिर ललिता ने प्रेरणा से आगे कहा, कैसा दिखता है वो? उसकी कोई फोटो भेज ना यार, मैं भी तो, उसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे तूने पसंद किया है? प्रेरणा ने कहा, मगर मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है यार। ललिता ने कहा, उसे पसंद भी करती है और उसकी कोई फोटो भी नहीं है। प्रेरणा ने कहा, तुझे बताया था ना कि कितना वो अकड़ू है, फिर तू ही बता मैं कैसे उसकी फोटो लेती। ललिता ने कहा, ओ मेरी भोली प्रेरणा, तू सच में बहुत भोली है यार, उसे पसंद भी करती है और उसकी कोई फोटो भी नहीं है तेरे पास। प्रेरणा ने कहा, पहले ये भी तो नहीं पता था कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, अब कोशिश करूंगी कि उसकी कोई फोटो ले लूं। ललिता ने कहा, अभी भी कोशिश ही करेगी? प्रेरणा ने कहा, कोशिश करना भी उसके सामने बड़ी बात है, तू जानती नहीं है कि। प्रेरणा अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले ललिता ने बीच में बोलते हुए कहा, यही ना कि वो कितना अकड़ू है। ललिता ने फिर आगे कहा, मुझे लगता नहीं है कि तू कभी उससे अपने दिल की बात भी कह पाएगी, लगता है कि मुझे ही तेरे प्यार को आगे बढ़वाना होगा। तभी ललिता को उसकी माँ ने किसी काम से आवाज लगाई और तब ललिता ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा माँ बुला रही है मुझे, मैं अभी फोन रखती हूँ। प्रेरणा ने कहा, फोन करते रहना यार, मुझे अब तेरी जरूरत पड़ेगी। ललिता ने कहा, ओके अब फोन रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। प्रेरणा ने भी तब ललिता को गुड नाइट कहा और फिर ललिता ने उधर से ही फोन कट कर दिया। ललिता का फोन कट गया था, लेकिन ललिता की कही हुई बातें अभी भी प्रेरणा के दिमाग में चल रही थी और वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो ललिता ने उससे कहा है वह सच है। और सोच करके प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अब अपनी और प्रतीक की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगी, जब वह पहली बार प्रतीक से मिली थी। एक एक करके वह उन लम्हों को याद करने लगी जिनमें प्रतीक उसके साथ था। देर रात तक आज प्रेरणा प्रतीक के बारे में सोचती रही और वह खुश भी थी। आखिर उसके दिल ने भी आज किसी को पसंद कर लिया था और उसके दिमाग ने भी आज उसकी पसंद को मंजूरी दे दी थी। लेकिन प्रेरणा इस बात से अनजान थी कि उसने कितनी कठिन राह अपने लिए चुनी है। प्रेरणा सुबह जब ऑफिस के लिए निकल रही थी तब उसकी नजर सबसे पहले प्रतीक के घर के बंद दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन वह पता नहीं लगा सकी कि प्रतीक अपने घर में है या चला गया। इसलिए वह यह सोच करके कुछ देर वहीं टहलती रही कि प्रतीक उसे दिख जाए। मगर कुछ देर बाद भी जब प्रतीक की कोई खबर नहीं मिली तब वह उदास मन से जाने लगी। लेकिन वह आज प्रतीक को बिना देखे जाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके उसने अपने कदम प्रतीक के घर की ओर बढ़ा दिए
अब प्रेरणा प्रतीक के घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। बावजूद उसके अब उसकी हिम्मत काम नहीं कर रही थी कि वह प्रतीक के घर की डोर बेल बजा सके, क्योंकि प्रेरणा प्रतीक के स्वभाव से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी प्रतीक के घर की डोर बेल बजाने की। प्रेरणा अभी भी प्रतीक के घर के बाहर ही खड़ी थी कि तभी संध्या ने उसे देख लिया और फिर उसने प्रेरणा से कहा, प्रतीक तो चला गया प्रेरणा। प्रेरणा ने कहा, मुझे लगा कि वो अंदर ही है, मगर वो इतना जल्दी क्यों चले गए? ऑफिस के लिए तो अभी टाइम है। संध्या ने कहा। सुमित ने पूछा था प्रतीक के जल्दी जाने का कारण, मगर जवाब में प्रतीक ने कहा कि उन्हें कुछ काम है। प्रेरणा ने कहा, अच्छा फिर मैं प्रतीक से ऑफिस में ही मिल लूंगी। और फिर प्रेरणा ने संध्या से कहा, दीदी अब मैं चलती हूँ। और फिर प्रेरणा भी वहां से चली गई। प्रतीक सुबह घर से इसलिए निकला था ताकि वह समय पर मंजू आंटी के घर जाकर के उन्हें समय पर पिक कर सके। मंजू आंटी और उनकी बेटी दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी उनके डोर पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर के मंजू आंटी ने कहा, मैं जाकर के देखती हूँ। रितु ने कहा, आप बैठिए माँ, मैं जाकर के देखती हूँ। और कह करके रितु अपनी जगह से खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। रितु ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वहां प्रतीक खड़ा था। प्रतीक को वहां देख करके रितु हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं था कि सच में प्रतीक उसकी माँ को वहां लेने के लिए आ जाएगा, और इसलिए उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, सर आप? प्रतीक ने कहा, ओ मैं आंटी को ऑफिस के लिए लेने आया था। रितु ने कहा, प्लीज अंदर आइए ना सर। प्रतीक ने कहा, मैं गाड़ी में ही वेट करता हूँ, आप आंटी को भेज देना। मंजू आंटी ने भी प्रतीक की आवाज सुन ली थी, इसलिए वह भी अब वहां आ गई थी और उन्होंने प्रतीक से कहा, आप दरवाजे से ही चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सर, प्लीज अंदर आइए ना सर। प्रतीक ने मंजू आंटी की बात टाल नहीं सका और वह अंदर आ गया। मंजू आंटी ने तब रितु से कहा, बेटा सर के लिए भी ब्रेकफास्ट लगा दो एक प्लेट में। प्रतीक ने कहा, थैंक यू आंटी, मगर मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। रितु ने तब प्रतीक से कहा, फिर सर मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। प्रतीक ने कहा, नहीं रितु प्लीज, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब रितु ने फिर प्रतीक से और जिद नहीं की। कुछ ही देर में मंजू आंटी और रितु का ब्रेकफास्ट हो गया था। तब रितु ने अपनी माँ से कहा, माँ सर वेट कर रहे हैं आपका, आप ऑफिस जाइए, ये बर्तन मैं धुल लूंगी। मंजू आंटी, बेटा तुम्हारे भी कॉलेज का टाइम होने वाला है, तुम भी टाइम से कॉलेज निकल जाना। रितु ने कहा, जी माँ। रितु फिर वहां से जूठे बर्तन लेकर के किचन की ओर चली गई और फिर मंजू आंटी ने प्रतीक से कहा, माफ करना सर, आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। प्रतीक ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, और प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा, अगर रितु के भी कॉलेज का समय हो गया है तो रितु को भी हम साथ में ले चलते हैं, उन्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ते चलेंगे। मंजू आंटी ने कहा, आप खामखा ही तकलीफ कर रहे हैं सर, रितु कॉलेज चली जाएगी। प्रतीक ने कहा, इसमें तकलीफ कैसी आंटी, रितु का कॉलेज हमारे ऑफिस के रास्ते में ही मिलता है, इसलिए हम उन्हें उनके कॉलेज छोड़ते चलेंगे और फिर वहां से ऑफिस में निकल चलेंगे। तभी रितु किचन से बाहर आ गई और उसने प्रतीक से कहा, सर आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी अभी कुछ टाइम है कॉलेज के लिए, इसलिए आप और माँ ही चले जाइए। प्रतीक ने कहा, ओके। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा, आंटी चलिए हम चलते हैं। और तब प्रतीक और मंजू आंटी वहां से चले गए। रितु गोख में जा करके खड़ी हो गई थी और अपनी माँ और प्रतीक को जाते हुए देख रही थी। जब प्रतीक की गाड़ी वहां से चली गई तब रितु भी वापस अपने रूम की ओर चली गई। शैली यहाँ अपने ऑफिस रूम में थी कि तभी शांति मैडम वहां आई और उन्होंने शैली से कहा, शैली बेटा, आज हमारी कंपनी में कोच्चि से एक क्लाइंट के साथ डील करनी है और मैं चाहती हूं कि तुम वहां जा करके ये डील करो। शैली ने कहा, मगर मम्मा मुझे तो कंपनी ज्वाइन किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर मैं कैसे? शैली अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले शांति मैडम ने उससे कहा, अगर मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हें नहीं भेजती शैली, मेरी सारी बात पहले ही क्लाइंट से हो चुकी है, तुम्हें जा करके बस वहां कुछ औपचारिकताएं करनी है। शैली ने कहा, फिर मैं अकेले ही जाऊंगी क्या? शांति मैडम ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे साथ सुमित को भेजने का सोचा है। तभी शैली ने कुछ सोच करके कहा, मम्मा क्या मैं सुमित जी की जगह
अपने साथ प्रतीक जी को ले जा सकती हूँ। शैली की बात का जवाब देते हुए शांति मैडम ने कहा, बेटा तुम और प्रतीक दोनों ही नए हो जाओगे। मेरा मतलब है कि दोनों में ही अनुभव की कमी है अभी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सुमित को भेजना चाहती हूँ। सुमित हमारी कंपनी का पुराना एम्प्लॉई है और वह अनुभवी भी है। शैली ने शांति मैडम की ओर देखते हुए कहा, मम्मा जब आपने कहा कि आपकी क्लाइंट से बात हो गई है फिर क्या फर्क पड़ता है। और फिर शैली ने अपनी माँ से आगे कहा, मम्मा जैसे मुझे इस डील में जाने से अनुभव मिलेगा वैसे प्रतीक जी को भी वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के लिए ही फायदेमंद रहेगा। शांति मैडम ने कहा, वो तो ठीक है। और फिर कह करके शांति मैडम कुछ देर के लिए मौन हो गई और कुछ सोचने लगी। अपनी माँ को सोचता हुआ देख करके शैली ने अपनी माँ से कहा, मम्मा अगर आपको मेरा डिसीजन अनुचित लगता है तो फिर आप सुमित जी को ही मेरे साथ भेज दीजिए। शांति मैडम ने कहा, प्रतीक भी काबिल लड़का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम प्रतीक को ही ले जाओ अपने साथ। अपनी माँ की बात सुन करके शैली मुस्कुराती हुई अपनी माँ के गले से लग गई और उसने अपनी माँ से कहा, थैंक यू सो मच मम्मा मेरी बात मानने के लिए। शांति मैडम ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुम अपने जाने की तैयारी करो, 3 घंटे बाद की तुम्हारी फ्लाइट है, तब तक मैं प्रतीक को भी बुला करके तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। शैली ने कहा, ओके मम्मा। और फिर शैली वहां से मुस्कुराती हुई चली गई। शैली के जाने के बाद शांति मैडम ने रिसेप्शनिस्ट को फोन किया और तुरंत प्रतीक को उनके ऑफिस रूम में भेजने को कहा। प्रतीक अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने प्रतीक को फोन कर दिया और उसे शांति मैडम का मैसेज मिल गया था और तब प्रतीक वहां से सीधा शांति मैडम के ऑफिस रूम की ओर चला गया। शांति मैडम के ऑफिस रूम का गेट खोलते हुए प्रतीक ने कहा, मैं आई कम इन मैडम। शांति मैडम ने प्रतीक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ ना प्रतीक। प्रतीक तब अंदर चला गया। प्रतीक जब शांति मैडम की टेबल के पास पहुंचा तब शांति मैडम ने उससे कहा, बैठ जाओ प्रतीक। प्रतीक तब वहां रखी हुई चेयर पर बैठ गया और तब शांति मैडम ने उससे कहा, प्रतीक मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि कोच्चि का एक क्लाइंट हमारी कंपनी के साथ डील करना चाहता है और मैंने डिसीजन लिया है कि उस डील की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आप और शैली जाओ। प्रतीक ने तब शैली मैडम से पूछा, और जाना कब है। शांति मैडम ने कहा, आज ही, लगभग 3 घंटे बाद की तुम्हारी फ्लाइट है। प्रतीक ने तभी शैली मैडम से पूछा, और वहां से वापस कब आना है। शांति मैडम ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। जब आप और शैली जा ही रहे हो तो मैंने सोचा कि वहां पर मौजूद अपने और क्लाइंट से भी आप दोनों मिले। शांति मैडम की बात सुन करके प्रतीक कुछ सोच में पड़ गया। प्रतीक को सोचता हुआ देख करके शांति मैडम ने कहा, क्या आप जाना नहीं चाहते हैं मिस्टर प्रतीक। शांति मैडम की बात सुन करके प्रतीक तुरंत अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और उसने शांति मैडम की ओर देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। प्रतीक ने आगे शांति मैडम से कहा, मुझे पता नहीं था कि अचानक से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ काम था, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं अपना वो काम करके आ सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लाइट के टाइम तक फ्री हो जाऊंगा। शांति मैडम ने कहा, बिल्कुल मिस्टर प्रतीक, आप अभी ही ऑफिस से जा करके अपना काम कंप्लीट कर लीजिए और फिर सीधा एयरपोर्ट निकल जाइएगा। फ्लाइट की डिटेल आपको कुछ देर में आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और शैली आपको एयरपोर्ट पर मिलेगी। प्रतीक ने कहा, थैंक यू मैडम। और फिर प्रतीक वहां से चला गया। प्रेरणा ऑफिस पहुंच करके अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद गाड़ी से जब उतरी उसकी नजर पार्किंग में प्रतीक की गाड़ी को ढूंढने लगी और उसने जब वहां प्रतीक की गाड़ी को देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अब इस बात की तसल्ली हो गई थी कि प्रतीक ऑफिस पहुंच गया है और वह अब प्रतीक को बहुत जल्द ही देख पाएगी। प्रेरणा मिल तो प्रतीक से पहले भी चुकी थी, लेकिन आज की मुलाकात को वह अलग मान रही थी, क्योंकि आज उसे जिस बात का एहसास हुआ था वह पहले से अलग था। पहले प्रतीक प्रेरणा के लिए एक आम लड़का ही था, लेकिन जब से उसे एहसास हुआ है कि वह प्रतीक से प्यार करने लगी है
प्रतीक उसके लिए खास हो गया था और इसलिए आज सुबह से ही प्रेरणा उसे देखने के लिए उत्सुक थी। मगर प्रेरणा ये नहीं जानती थी कि प्रतीक को देखने के लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। प्रेरणा चेहरे पर मुस्कान लिए और दिल में प्रतीक को देखने की चाह के साथ वहां से आगे बढ़ गई। प्रतीक शांति मैडम से मिलने के बाद सीधा अपनी केबिन की ओर चला गया था। वहां पहुंचते ही उसे रिया वहां दिख गई और वह सीधा रिया के पास गया। रिया ने प्रतीक को देख करके उससे गुड मॉर्निंग कहा। जवाब में प्रतीक ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर प्रतीक ने अपनी जाने वाली बात रिया को बता दी और साथ ही कहा, रिया मैं अभी ही निकल रहा हूँ, जब प्रेरणा मैडम आए तो आप उन्हें बता देना। रिया ने कहा ओके सर और फिर प्रतीक वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। इत्तेफाक देखिए, जिस लिफ्ट से प्रेरणा ऊपर आ रही थी उसकी साइड वाली लिफ्ट से प्रतीक नीचे जा रहा था और प्रेरणा इस बात से बिल्कुल अनजान अभी भी खुश थी और सोच रही थी कि कुछ देर बाद आज वह अपने प्यार का दीदार करेगी। प्रेरणा दिल में प्रतीक को देखने की चाह लिए लिफ्ट से बाहर आई और अपने ऑफिस रूम की ओर बढ़ गई। प्रेरणा चेहरे पर मुस्कान लिए बीच में मिल रहे स्टाफ को गुड मॉर्निंग बोलती जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद प्रेरणा जब प्रतीक के केबिन के पास पहुंची, उसकी नजर उस ओर चली गई जहां प्रतीक बैठता था। प्रतीक को अपने केबिन में ना पा करके प्रेरणा रिया की केबिन की ओर चली गई और वह रिया से अभी कुछ कह पाती। रिया उससे पहले उसे देख चुकी थी, इसलिए रिया प्रेरणा को देख करके अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसने प्रेरणा से कहा गुड मॉर्निंग मैम। जवाब में प्रेरणा ने भी गुड मॉर्निंग कहा और फिर प्रेरणा ने रिया से आगे कहा, रिया प्रतीक सर को देखा है क्या तुमने? रिया ने कहा मैम मैं आपको प्रतीक सर का मैसेज ही देने वाली थी। प्रेरणा ने हैरानी के साथ कहा कैसा मैसेज? और फिर रिया ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा मैम सर अभी कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि शांति मैडम उन्हें शैली मैडम के साथ क्लाइंट से मिलने के लिए कोच्चि भेज रही हैं। वो 2 दिन बाद लौटेंगे। ये मैसेज सर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था। सुन करके प्रेरणा का चेहरा जैसे उतर गया था, मगर उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा सर चले गए क्या? रिया ने कहा सर को कुछ काम था इसलिए वो चले गए और फिर वहीं से वो एयरपोर्ट चले जाएंगे। प्रेरणा यह सब सुन करके अंदर ही अंदर जैसे आहत हो गई थी। उसे प्रतीक से ना मिल पाने के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर अब वो इंतजार के अलावा कर भी क्या सकते थे। इसलिए चेहरे पर मायूसी लिए वह वहां से अपने केबिन की ओर चली गई। प्रतीक जाने से पहले मंजू आंटी के पास गया था। मंजू आंटी ने जब प्रतीक को देखा तब उन्होंने प्रतीक से कहा सर चाय या कॉफी कुछ बना दूं क्या आपके लिए? प्रतीक ने कहा नहीं आंटी मुझे आपको कुछ बताना था। मंजू आंटी ने हैरानी के साथ कहा क्या सर? प्रतीक ने कहा आंटी मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको आपके घर नहीं छोड़ पाऊंगा। मंजू आंटी ने कहा कोई बात नहीं सर मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। मंजू आंटी ने प्रतीक से आगे कहा आप अपने घर जा रहे हैं क्या सर? प्रतीक ने कहा नहीं आंटी मैडम मुझे ऑफिस के काम से बाहर भेज रही हैं। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा आंटी मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मंजू आंटी ने तब प्रतीक को अपना नंबर दे दिया और फिर उसने अपने फोन से मंजू आंटी के फोन पर रिंग कर दी और मंजू आंटी से कहा आंटी मेरा नंबर सेव कर लीजिए, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो अपना बेटा समझ करके याद कर लीजिएगा। सुन करके मंजू आंटी की आंखें भर आई थी। मंजू आंटी ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए प्रतीक से कहा धन्य है ओ माँ जिनके आप बेटे हो सर। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी से कहा आंटी मुझे कुछ काम है इसलिए अब मैं चलता हूँ। मंजू आंटी ने कहा अपना ख्याल रखना सर। प्रतीक ने कहा जी आंटी और फिर प्रतीक वहां से चला गया। प्रतीक ऑफिस से एक्टिवा के शोरूम गया था और उसने एक इलेक्ट्रिक एक्टिवा पसंद करके उसकी पूरी पेमेंट कर दी और फिर सेल्स पर्सन से कहा मैंने पेमेंट कर दी है मगर ये एक्टिवा मेरी नहीं है, मैंने किसी को ये गिफ्ट की है। और फिर प्रतीक ने मंजू आंटी का नंबर उस सेल्स पर्सन को देते हुए कहा आप ये नंबर ले लीजिए, ये उनका नंबर है जिन्हें मैंने ये एक्टिवा गिफ्ट की है। सेल्स पर्सन ने तब वह स्लिप ले ली जिस पर मंजू आंटी का नंबर लिखा हुआ था और फिर प्रतीक ने उस सेल्स पर्सन से आगे कहा आप इन्हें कॉल करके बुला लीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैंने ये एक्टिवा उन्हें गिफ्ट की है। और फिर प्रतीक ने सेल्स पर्सन से आगे कहा आप उन्हें कॉल अभी मत कीजिएगा, लगभग 2 घंटे बाद आप इन्हें कॉल कर दीजिएगा। सेल्स पर्सन ने कहा ओके सर। और फिर प्रतीक वहां से चला गया।
प्रतीक अपने समय पर एयरपोर्ट पहुंच गया था। शैली पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जब शैली ने प्रतीक को वहां आते हुए देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और जब प्रतीक उसके पास पहुंचा तब वह मुस्कुराते हुए जान करके प्रतीक के गले से लग शैली जान करके प्रतीक के गले से लगी थी ताकि वह प्रतीक से अपनी नजदीकियां बढ़ा सके। लेकिन प्रतीक को शैली का यूं उसके गले लग जाना अच्छा नहीं लगा और वह असहज भी हो रहा था क्योंकि आसपास से लोग गुजर रहे थे। प्रतीक अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया करता उससे पहले शैली खुद ही प्रतीक से अलग हो गई और उसने शायद प्रतीक का मन पढ़ लिया था। इसलिए उसने प्रतीक से कहा, सॉरी, फ्लाइट का टाइम होने वाला है, चलिए हम चलते हैं। और तब दोनों फ्लाइट की ओर बढ़ गए। सेल्स पर्सन ने अब मंजू आंटी को फोन मिला दिया था। मंजू आंटी ने कुछ रिंग के बाद फोन उठा लिया और तब सेल्स पर्सन ने मंजू आंटी को अपना परिचय दिया और फिर आगे कहा, मैम आप अपनी एक्टिवा यहाँ से ले जा सकती हैं। मंजू आंटी ने हैरानी के साथ कहा, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई एक्टिवा नहीं खरीदी है। सेल्स पर्सन ने कहा, मैडम मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मिस्टर प्रतीक एक्टिवा की पेमेंट करके जा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपको फोन करके बता दूं। मंजू आंटी ने सेल्स पर्सन के शब्दों को दोहराते हुए कहा, प्रतीक सर पेमेंट कर गए हैं? सेल्स पर्सन ने कहा, जी मैडम। और फिर सेल्स पर्सन ने आगे कहा, फिर आप कब तक आ रही हैं मैडम? मंजू आंटी ने कहा, मैं अभी तो ऑफिस में हूँ, छुट्टी के बाद आती हूँ। और फिर मैडम ने फोन कट कर दिया और उनकी आंखों में अब आंसू थे और फिर मंजू आंटी ने अपनी आंखों के किनारे पोंछे और खुद से कहा, कोई किसी के लिए इतना दयालु कैसे हो सकता है? प्रतीक सर सच में अलग ही हैं। मंजू आंटी ने फिर प्रतीक का नंबर डायल कर दिया मगर प्रतीक अभी फ्लाइट में था इसलिए उसका फोन मिल नहीं रहा था। मंजू आंटी ने 2-3 बार मिलाया मगर हर बार ही प्रतीक का फोन बंद आ रहा था। तब वह समझ गई कि प्रतीक फ्लाइट में होगा इसलिए उन्होंने प्रतीक को फिर फोन नहीं मिलाया। लेकिन वह अपनी बेटी को फोन करके एक्टिवा के बारे में बताना चाहते थे मगर रितु अभी कॉलेज में थी इसलिए वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मगर उन्होंने रितु के लिए मैसेज छोड़ दिया था कि वह जब फ्री हो जाए तो उन्हें कॉल कर ले। रितु की जब कॉलेज से छुट्टी हुई तब उसने अपनी माँ का मैसेज पढ़ा और फिर उन्हें फोन मिला दिया। कुछ रिंग के बाद मंजू आंटी ने रितु का फोन पिक किया और रितु से कहा, छुट्टी हो गई बेटा तुम्हारी? रितु ने कहा, जी माँ, अब घर ही निकल रही हूँ। मंजू आंटी ने कहा, घर मत जाना, तुम कॉलेज से वापिस आ जाना। रितु ने हैरानी के साथ पूछा, किस लिए माँ, कुछ काम था क्या? मंजू आंटी ने कहा, हाँ कुछ काम ही है, तुम यहाँ आओ फिर बताते हूँ। रितु ने कहा, ओके माँ, आपकी ऑफिस के बाहर पहुँच करके आपको फोन करती हूँ। मंजू आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर रितु ने फोन कट कर दिया। प्रतीक फ्लाइट में अभी चुपचाप बैठा हुआ था, वहीं शैली से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। शैली को लगा कि प्रतीक उससे नाराज हो गया है इसलिए उसने प्रतीक से कहा, शायद मुझे आपको हक नहीं करना चाहिए था, सॉरी अगर आपको मेरा हक करना अच्छा नहीं लगा तो। प्रतीक ने कहा, छोड़िए उस बात को। शैली ने कहा, फिर आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए आगे कहा, मैंने सॉरी कहा ना प्रतीक जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, चाहो तो मेरी नादानी के लिए मुझे थप्पड़ लगा दीजिए। प्रतीक ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया उतना ही काफी है। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब कि आपने मुझे माफ कर दिया? अच्छा फिर ये मायूसी चेहरे से हटाइए और जरा मुस्कुराइए तो। शैली की बातें सुनकर के प्रतीक के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आ गई थी और तब शैली ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते रहा कीजिए। शैली ने प्रतीक से आगे कहा, सच कहूं तो आपकी खामोशी से डर लगता है, आखिर आपके गुस्से का सामना कर जो चुकी हूं प्रतीक जी, अब आपको नाराज करने की और हिम्मत नहीं होती मेरी। प्रतीक ने कहा, वैसे उस दिन गुस्सा दिलाया भी आप ही ने था, अभी तक भी पछतावा होता है मुझे उस बात पर प्रतीक जी, अगर मेरे बस में होता तो अतीत में जा करके उसे बदल देती। शैली ऐसे ही प्रतीक से बातें करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह प्रतीक का और अधिक विश्वास पा सके और प्रतीक से अपना रिश्ता और भी बेहतर बना सके।
जहां शैली प्रतीक के साथ अपना रिश्ता और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रेरणा ऑफिस में उदास बैठी हुई थी। लंच टाइम हो गया था, लेकिन प्रेरणा अपने ऑफिस रूम में ही बैठी थी और उदास मन से प्रतीक के बारे में सोच रही थी। उसका मन आज लंच करने का भी नहीं कर रहा था। प्रेरणा अभी भी अपने ऑफिस रूम में बैठी हुई थी और प्रतीक के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके रूम का गेट खुला और रिया अंदर आ गई और उसने प्रेरणा से कहा, मैं आई कम इन मैडम। रिया की आवाज सुन करके प्रेरणा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने रिया से कहा, आओ ना रिया। रिया तब अंदर आ गई और उसने फिर प्रेरणा से कहा, मैडम मैं और प्रीति आपका बाहर वेट कर रहे थे, हमें लगा कि आप आ रही होंगी। प्रेरणा ने कहा, सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को वेट करना पड़ा, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम और प्रीति जाकर के लंच कर लो। रिया ने जब प्रेरणा का उतरा हुआ चेहरा देखा, उसने तब प्रेरणा से कहा, मैडम क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? प्रेरणा ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए रिया से कहा, अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होती तो मैं तुम्हें जरूर बताती, मगर अभी जरूरत नहीं। रिया ने कहा, फिर आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जैसे आप अंदर से उदास हैं। प्रेरणा ने कहा, इतना ज्यादा मत सोचो रिया, और जाओ तुम और प्रीति जा करके लंच कर लो। रिया ने कहा, मैं प्रीति से जा करके बोल देती हूँ कि वो लंच कर ले, लेकिन मैं नहीं आऊंगी इसलिए कि मैं नहीं जा रही हूँ। रिया ने धीरे से कहा, जी। प्रेरणा ने कहा, चलो चल करके तुम ऑर्डर करो, मैं भी आती हूँ। सुन करके रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच मैम? प्रेरणा ने कहा, सच ही बोल रही हूँ रिया, मैं समझ जो गई हूँ कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम भी नहीं जाओगी। रिया ने कहा, वो तो है। प्रेरणा ने कहा, अब बातें बनाना बंद करो और जा करके लंच का ऑर्डर। रिया ने कहा, यस बॉस। और फिर रिया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। प्रेरणा का मन खाना खाने का नहीं था, लेकिन वह रिया के लिए खाना खाने के लिए तैयार हो गई थी ताकि उसे हर्ट ना हो। रितु जब ऑफिस के बाहर आ गई तब उसने मंजू आंटी को फोन किया और बताया कि वह ऑफिस के बाहर खड़ी है। फोन करने के कुछ देर बाद मंजू आंटी ऑफिस के बाहर रितु के पास आ गई। अपनी माँ को देख करके रितु ने अपनी माँ से कहा, माँ अचानक से आपने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? मंजू आंटी ने कहा, पहले चलो यहाँ से चलते हैं, शोरूम वाले इंतजार कर रहे होंगे। रितु को अपनी माँ की कही बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ मगर आपके ऑफिस की तो अभी छुट्टी भी नहीं हुई है, और फिर हम कहाँ जा रहे हैं, और आप कौन से शोरूम की बात कर रही हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंजू आंटी ने कहा, मैंने मैडम से छुट्टी मांग ली है, इसलिए यहाँ से चलो, और तुम्हारे बाकी प्रश्नों का उत्तर भी कुछ ही देर में मिल जाएगा। रितु ने कहा, अच्छा चलिए। और तब मंजू आंटी रितु को साथ लेकर के स्कूटी के शोरूम चली गई। गाड़ी में भी रितु ने अपनी माँ से पूछा कि वो दोनों कहाँ जा रही हैं। तब रितु की माँ ने रास्ते में यह कह करके टाल दिया कि उसके लिए कुछ सरप्राइज है। रितु ने तब अपनी माँ से जिद नहीं की। कुछ देर बाद जब रितु और उसकी माँ स्कूटी के शोरूम के बाहर गाड़ी से उतरी, तब रितु ने फिर अपनी माँ से पूछा, माँ हम यहाँ किस लिए आए हैं? और फिर रितु ने अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, कहीं आप मुझे स्कूटी दिलवाने के लिए तो नहीं लाई हैं यहाँ? मंजू आंटी ने कहा, हाँ। रितु ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मगर माँ घर की हालत हम दोनों से छिपी नहीं है, फिर क्या जरूरत है स्कूटी लेने की? मंजू आंटी ने रितु की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा ये मैं नहीं खरीद रही हूँ। मंजू आंटी आगे कुछ और कह पाती, बीच में रितु ने बोलते हुए कहा, फिर कौन खरीद रहा है माँ? मंजू आंटी ने कहा, प्रतीक सर के सिवा इतनी बड़ी दया और कौन दिखा सकता है हम पर? इतना विशाल हृदय तो प्रतीक सर का ही है, जो वो हम गरीब पर दया दिखा रहे हैं, नहीं तो लोग 1 रुपया भी किसी गरीब को देने में हिचकते हैं। रितु ने प्रतीक का नाम सुन करके हैरानी से कहा, प्रतीक सर? और फिर रितु ने अपनी माँ से आगे कहा, पर माँ हम उनका इतना बड़ा उपकार कैसे ले सकते हैं? आपने उन्हें मना नहीं किया? रितु ने कहा, मना तो तब करती जब सर मुझे कुछ बताते। मेरे पास तो शोरूम से फोन आया था और कहा था कि अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाऊं, और जिन्होंने गाड़ी ले जाने के लिए फोन किया था उन्होंने मुझे बताया कि प्रतीक सर ने गाड़ी हमें गिफ्ट की है। रितु ने कहा, मगर जब आपको पता लग गया था तब आपने प्रतीक सर को मना क्यों नहीं किया माँ?
मंजू आंटी ने कहा, तुम्हें बताया तो अभी कि प्रतीक सर मिले ही नहीं मुझे। रितु ने कहा, फिर आपको उन्हें फोन करके मना कर देना चाहिए था। मंजू आंटी ने कहा, जब उनसे कुछ बात होगी तभी तो मना करूंगी मैं। प्रतीक सर बाहर गए हैं 2 दिनों के लिए। जब मैंने उनका फोन मिलाया तब बंद आ रहा था, शायद वो फ्लाइट में थे। रितु ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, जो भी हो माँ, हम अपनी हैसियत से ज्यादा का गिफ्ट सर से कैसे ले सकते हैं। जब सर आएंगे तो उनसे मना कर दीजिएगा। मंजू आंटी ने कहा, मगर बेटा सर को बुरा लगेगा, उन्होंने अपना समझ करके ही तो हमें गिफ्ट में स्कूटी दी है। बेटा किसी से जबरदस्ती छीनना गलत बात है, मगर किसी का अपना समझ करके दिया गया उपहार लौटाना अच्छी बात नहीं है। और फिर प्रतीक सर अलग हैं, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है बेटा, इसलिए जब सर ने प्यार से हमें उपहार दिया है तो हमें रख लेना चाहिए। रितु ने कहा, मगर माँ। मंजू आंटी ने कहा, अगर मगर कुछ नहीं, आखिर मुझे कुछ तो दुनियादारी का तजुर्बा है। और फिर मंजू आंटी ने रितु से आगे कहा, अच्छा तुम ही बताओ, क्या तुम्हें सर को देख करके लगा कि वो गलत इंसान हो सकते हैं। रितु ने कहा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा माँ, प्रतीक सर अच्छे इंसान ही हैं। और फिर मंजू आंटी ने रितु से आगे कहा, तब फिर चलो अब अंदर चल करके गाड़ी ले लेते हैं। रितु जब अपनी माँ की बात और टाल नहीं सकी और फिर वह अपनी माँ के साथ शोरूम के अंदर चली गई। रितु अपनी माँ के साथ स्कूटी लेकर के अपने घर आ गई और अब माँ बेटी अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी रितु ने अपनी माँ से कहा, माँ स्कूटी बहुत प्यारी है और सर ने जो स्कूटी हमें दी है वह महंगी भी है। आपने सही कहा था माँ कि सर का हृदय बहुत विशाल है। मंजू आंटी ने तब मुस्कुराते हुए कहा, तब तो तुम मना कर रही थी, अब तुमने भी मान लिया। और फिर मंजू आंटी ने आगे रितु से कहा, नियति अगर हालात बिगाड़ती है तो प्रतीक सर जैसे देवदूत भेज करके हालात संवार भी देती है। प्रेरणा भी अपने घर आ गई थी, मगर वह अपने बेड पर उदास लेटी हुई थी और प्रतीक के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते अचानक उसके मन में ख्याल आया कि वह प्रतीक को पसंद करने लगी है। अगर प्रतीक ने ही उसे पसंद नहीं किया तो। और फिर वह उठ करके बैठ गई और दर्पण के सामने बैठ करके खुद को देखते हुए उसने खुद से कहा, मैं बुरी तो नहीं दिखती हूँ, फिर सर क्यों मुझे पसंद नहीं करेंगे। आखिर मैं एक अच्छी लड़की हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी भी हूँ और जॉब भी अच्छी पोस्ट पर है मेरी, तब फिर प्रतीक सर क्यों पसंद नहीं करेंगे मुझे। प्रेरणा ने आगे खुद से कहा, मैं अपने प्रतीक सर को एक आदर्श बीबी बन करके रहूंगी और अपने प्रतीक सर का पूरा ख्याल भी रखूंगी, एक अच्छी बीबी की सारी जिम्मेदारी भी निभाऊंगी, तब भी क्या सर मुझे पसंद नहीं करेंगे। प्रेरणा ने खुद से आगे कहा, प्रेरणा तुम इतना आगे का क्यों सोच रही हो, तुमने देखा नहीं क्या कि प्रतीक सर तुमसे कैसे रूडली बात करते हैं, फिर तुम उनसे क्या अपेक्षा रख रही हो कि वो तुम्हें कभी पसंद भी करेंगे। तुम जितनी शांत हो और तुम्हारे प्रतीक सर उतने ही अशांत हैं, फिर तुम ही बताओ तुम दोनों कैसे एक हो सकते हो। प्रेरणा ने खुद ही बात का जवाब देते हुए कहा, अगर लगन सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता है। प्यार में बहुत ताकत होती है, वह कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला करके मोम बना सकता है। फिर प्रतीक सर तो इतने कठोर भी नहीं हैं। सुना है मैंने प्यार में ताकत बहुत होती है, किसी से लगन अगर सच्ची हो तो वह इबादत से भी बढ़ करके होती है। प्रेरणा ने खुद की ही बात का जवाब देते हुए आगे कहा, जब दिल टूटता है तो आवाज भी नहीं होती है प्रेरणा, मगर तकलीफ बहुत होती है। प्रेरणा उस रास्ते की ओर मत बढ़ो जिसकी राह तकलीफ भरी हो। तकलीफ भरी है मोहब्बत की राहें, चलना जरा संभल करके, टूट जाते भी हैं यहाँ प्यार भरे 2 दिल मिल करके। प्रेरणा खुद से ही जूझ रही थी, उसका एक मन उसे प्रतीक से दूर रखने को बोल रहा था तो दूसरा मन अपने प्यार पर भरोसा रखने के लिए बोल रहा था। और इसी भरोसे को फिर से जताते हुए प्रेरणा ने खुद से आगे कहा, जो कमजोर होते हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं, मगर मेरा रिश्ता अपने सर के साथ ऐसा नहीं है। टूट जाते हैं अक्सर रिश्ते जो कच्ची डोर से बंधे होते हैं, वो दिल जुदा कभी नहीं होते हैं जो 2 हो करके भी एक होते हैं। प्रेरणा अभी खुद से ही लड़ रही थी कि तभी उसके कानों में डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी
और अब वह अपने ख्यालों से बाहर निकल आई थे और अपनी जगह से खड़ी होकर के वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। प्रेरणा ने जब गेट खोला तो सामने संध्या खड़ी थी। प्रेरणा संध्या से अभी कुछ कह पाती उससे पहले संध्या ने प्रेरणा से कहा, क्या बात है, आज तुम अभी तक खाना खाने घर नहीं आई? फिर संध्या ने प्रेरणा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, और आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? संध्या की बात सुन करके प्रेरणा के चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है दीदी? संध्या ने प्रेरणा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ये जो तुम मुस्कुराने का नाटक कर रही हो उससे तुम मुझसे सच्चाई छिपा नहीं सकती हो प्रेरणा। क्या बात है, बताओ मुझे। प्रेरणा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, हो सकता है ऑफिस की थकावट की वजह से ऐसा लग रहा हो आपको। संध्या ने कहा, हाँ ऐसा भी मुमकिन है। और फिर संध्या ने कुछ सोचते हुए प्रेरणा से आगे कहा, क्या ऑफिस वाले तुमसे ज़्यादा काम कराते हैं? प्रेरणा ने कहा, नहीं तो दीदी, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है मेरे ऑफिस में। संध्या ने कहा, अच्छा तब ठीक है। और फिर संध्या ने प्रेरणा से आगे कहा, सुमित बता रहे थे कि प्रतीक 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है। संध्या ने प्रतीक की बात छेड़ करके फिर से प्रेरणा को प्रतीक की याद दिला दी थी, मगर प्रेरणा ने अपने भावों को इस बार संध्या के सामने जाहिर नहीं होने दिया। और फिर उसने संध्या की बात का जवाब देते हुए आगे कहा, किसी क्लाइंट से मीटिंग थी इसलिए प्रतीक सर को भेजा है शांति मैडम ने। संध्या ने प्रतीक के घर के बंद दरवाजे की ओर देखा और फिर प्रेरणा से कहा, भले प्रतीक के घर का दरवाजा पहले भी बंद रहता था मगर फिर भी लगता था कि कोई रह रहा है, मगर आज जब प्रतीक नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि उनके घर का बंद दरवाजा भी खामोश है। प्रेरणा ने भी खोए हुए कहा, बेजान चीजों में भी किसी के रहने से जान आ जाती है दीदी, अन्यथा जब घर में कोई रह ना रहा हो तो वह घर फिर घर नहीं रह जाता, पहले से भी अधिक बेजान हो जाता है। प्रेरणा की बात की गहराई संध्या समझ रही थी और उसके चेहरे पर फिर से मायूसी आती हुई देख रही थी और इसलिए अब उसने विषय बदलते हुए प्रेरणा से कहा, चलो प्रेरणा अब चल करके डिनर करते हैं। प्रेरणा ने तब संध्या से कहा, हाँ, और फिर वह अपने घर का डोर लॉक करके संध्या के साथ चली गई। सुमित के घर पर सभी डाइनिंग पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। तभी सुमित ने कहा, प्रतीक के लिए अच्छा लग रहा है। प्रतीक ने कम ही समय में ऑफिस में सभी के साथ साथ अब बॉस के सामने भी अपनी अच्छी इमेज बना ली है। कुछ तो खास बात है प्रतीक में, मुझे यकीन है कि वह लड़का बहुत आगे तक जाएगा। प्रेरणा सुमित की बातें सुन रही थी मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस सिर झुकाए चुपचाप खाना खाती रही। संध्या ने तब सुमित की बात का जवाब देते हुए कहा, आपने सही कहा, प्रतीक में कुछ तो खास बात है। और फिर संध्या ने सुमित से आगे कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी प्रेरणा भी कम नहीं है, लड़की हो करके भी वह अपनी टीम को लीड कर रही है। सुमित ने कहा, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूँ, मैं खुद भी तो यह जानता हूँ। सुमित ने आगे कहा, प्रेरणा ने जब से अपनी टीम को लीड किया है तब से प्रेरणा के डिपार्टमेंट से अच्छा बिजनेस आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेरणा भी प्रतीक की तरह एक काबिल और होनहार भी है। प्रेरणा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुमित की बात का जवाब देते हुए कहा, जीजू, सिर्फ मेरी वजह से टीम ने अचीव नहीं किया है, प्रतीक सर का भी इसमें काफी योगदान रहा है और टीम ने भी हम दोनों की मदद की है, तभी हमारी टीम एक अच्छा रिजल्ट दे पाई है और इसलिए मैं उस क्रेडिट की अकेली हकदार नहीं हूँ। सुमित ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, यही बात तुम्हें और भी अच्छा बनाती है प्रेरणा, क्योंकि एक टीम तभी बेहतर बन सकती है जब उनका टीम लीडर अच्छा हो और वो तुम हो प्रेरणा। जब मंजू आंटी और रीतू का डिनर हो गया था तब रीतू ने अपनी माँ से कहा, माँ अब शायद प्रतीक सर का फोन ऑन हो गया हो, अब आप एक बार सर को फोन मिला करके देखिए। मंजू आंटी ने रीतू की ओर देखते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी, मेरा फोन उठा करके देना मुझे, मैं मिलाती हूँ सर को फोन। और तब रीतू ने फोन उठा करके अपनी माँ को दे और फिर मंजू आंटी ने प्रतीक का नंबर डायल कर दिया। प्रतीक अपने होटल रूम में लेटा हुआ था। उसने जब फोन की रिंग सुनी तब उसने पास रखा फोन उठा लिया और फोन की स्क्रीन पर मंजू आंटी का नंबर देख करके वह समझ गया था कि मंजू आंटी ने इस वक्त उसे फोन क्यों किया होगा, इसलिए उसने तब फोन पिक कर लिया और फिर मंजू आंटी ने प्रतीक से कहा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं सर।
समझ में नहीं आ रहा है। कोई अपना भी इतना उपकार अपनों पर नहीं करता है जितना कि आपने हम गरीब पर किया है। प्रतीक ने कहा, आप इसे उपकार मत कहिए आंटी, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। आप बड़ों के आशीर्वाद अच्छा कमा लेता हूँ, इसलिए आपको स्कूटी दे पाया, नहीं तो बताइए मैं दे पाता आपको स्कूटी। मंजू आंटी ने भरे हुए गले से कहा, आप बहुत अच्छे हैं सर, आप खूब तरक्की करें सर। प्रतीक ने कहा, अब बताइए कहाँ उपकार रहा मेरा। आपने मेरे छोटे से गिफ्ट के बदले मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। मेरा गिफ्ट तो आपके आशीर्वाद से बहुत छोटा है, इसलिए उपकार तो अब आपने मुझ पर किया है आंटी। प्रतीक की बात सुन करके मंजू आंटी की आंखें भर आई थी और फिर उन्होंने अपनी आंखों के किनारों को पोंछते हुए प्रतीक से कहा, आप बहुत पढ़े लिखे हो सर, आपके तर्क को मेरे लिए काट पाना मुमकिन नहीं है। बस इतना कहूंगी कि आप एक महान इंसान हैं। मंजू आंटी के पास बैठी रितु इशारा करके उसकी प्रतीक से बात कराने के लिए बोल रही थी और इसलिए तब मंजू आंटी ने प्रतीक से कहा, सर इतना कीमती गिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर प्रतीक जवाब में कुछ कह पाता उससे पहले मंजू आंटी ने प्रतीक से आगे कहा, सर रितु आपसे बात करना चाहती है, रितु से बात कर लीजिए। प्रतीक ने कहा, जी कराइए। और तब मंजू आंटी ने रितु को फोन दे दिया। रितु ने अपनी माँ से फोन लिया और कान से लगाते हुए प्रतीक से कहा, थैंक यू सो मच सर। प्रतीक ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है रितु, और हाँ इसे आप भी एहसान मत समझिएगा, ओके। रितु ने कहा, मैंने गॉड को साक्षात तो नहीं देखा है सर, लेकिन वो आपसे अलग नहीं होंगे सर, आप जैसे ही होंगे वो भी। प्रतीक ने कहा, मैं अभी खुद भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे गॉड बना रही हैं। रितु मुझे इंसान ही रहने दीजिए, एक अच्छा इंसान ही बन पाऊं वही मेरे लिए बहुत है। प्रतीक ने रितु से आगे कहा, मैं निसंदेह कह सकता हूं कि आप अपनी क्लास में अव्वल होंगी। रितु ने हैरानी के साथ कहा, मगर आपको कैसे पता सर? प्रतीक ने कहा, अभी आपने ही तो मुझे गॉड कहा, फिर गॉड से क्या छिपा हो सकता है। और कह करके प्रतीक मुस्कुराने लगा। और फिर प्रतीक ने आगे रितु से कहा, ये तो बस मजाक में कह दिया था, दरअसल आपकी बातें सुन करके मैंने आपकी योग्यता का अनुमान लगाया था, मगर मेरा अनुभव सही था, आप सच में एक अच्छी छात्रा हैं। रितु ने कहा, ऐसा सब कहते हैं सर, मगर मुझे यही लगता है कि अभी भी मुझे और योग्य बनना है। प्रतीक ने कहा, संपूर्ण तो कोई नहीं होता है रितु, मगर अच्छी बात है खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना। तभी प्रतीक के फोन पर शैली का फोन आने लगा और उसने रितु से कहा, रितु शैली मैम का फोन आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ। रितु ने कहा, गुड नाइट सर। प्रतीक ने कहा, गुड नाइट। और फिर प्रतीक ने रितु का फोन कट कर दिया और शैली के फोन को रिसीव करके उससे कहा, जी मैडम। शैली ने तब प्रतीक से बनते हुए कहा, सॉरी प्रतीक जी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। प्रतीक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। शैली ने प्रतीक के मन को टटोलते हुए कहा, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे ना सर? प्रतीक ने गुस्से से शैली से कहा, बिना सोचे समझे आप कुछ भी अनुमान लगा लेती हैं, आपको पता भी है मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। प्रतीक की बदली हुई टोन सुन करके शैली समझ गई थी कि उससे गलती हो गई है, इसलिए उसने प्रतीक से अपनी गलती मानते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर प्रतीक। शैली ने कहा, व्हाट सॉरी मैडम? कम से कम इंसान को बोलने से पहले कुछ सोचना भी चाहिए। किसी का फोन अगर व्यस्त हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है सामने वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। प्रतीक के गुस्से से तो शैली पहले से ही वाकिफ थे, इसलिए उसे समझते देर नहीं लगी कि प्रतीक इस वक्त कितने गुस्से में है। और अब उसे अपनी नादानी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह प्रतीक को अपने साथ उसका गुस्सा हासिल करने के लिए नहीं लाई थी, बल्कि वह तो प्रतीक का प्यार पाने के लिए उसे अपने साथ लेकर के आई थी। और अब जब प्रतीक गुस्सा कर रहा है तो शैली को बहुत बुरा लग रहा था। वह प्रतीक को और नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रतीक से कहा, प्रतीक जी मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चाहो तो जब मैं सुबह आपको मिलूं तब मुझे 2 थप्पड़ मार लीजिएगा, मगर प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज प्रतीक जी। शैली की इन बातों को सुन करके प्रतीक का गुस्सा अब शांत हो गया था, इसलिए उसने तब शैली से कहा, आपको अपनी गलती का एहसास है, इतना काफी है।
मगर आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी से कुछ कहें तो उससे पहले सोचिएगा। शैली ने प्रतीक की बात का अभी कोई जवाब दे पाती उससे पहले प्रतीक ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, और हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे कोई शौक है गर्लफ्रेंड बनाने का। कहीं ना कहीं प्रतीक ने ये आखिरी शब्द शैली की ओर चिन्हित किए थे, मगर शैली ने अभी इस बात का जवाब देना उचित नहीं समझा और इसलिए उसने इस बात को टालना ही उचित समझा और प्रतीक से आगे कहा, मुझे आपको इस वक्त परेशान इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे आपको बताना था कि हमारी मीटिंग कल सुबह 10 बजे की फिक्स हुई है क्लाइंट के साथ। आप समय पर तैयार रहें, इसलिए मैंने आपको इस वक्त फोन किया था। प्रतीक ने कहा, ओके, मैं समय से तैयार हो जाऊंगा। ये मैसेज प्रतीक तक पहुंचाना तो शैली के लिए बस बहाना था। दरअसल वह प्रतीक से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रतीक को फोन किया था, मगर प्रतीक को उसने नाराज कर दिया था और अब प्रतीक से बात करने की हिम्मत भी उसमें नहीं थे और इसलिए अब उसने फोन रखना ही उचित समझा और इसलिए उसने प्रतीक से गुड नाइट कहा और फोन कट कर दिया। शैली का फोन कट होने के बाद प्रतीक ने फोन एक तरफ रख दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही हलचल अब चलने लगे थे। उसे एक बार फिर अपना अतीत याद हो आया था और फिर अपने दोस्तों के साथ प्यार में मिले धोखे याद आने लगे थे। ये सब सोच करके प्रतीक ने अपनी आंखें बंद कर रखी थे और खुद से मन में कहा, नफरत है मुझे मोहब्बत से। इसी मोहब्बत की वजह से मेरा एक दोस्त अस्पताल में पहुंच गया था और एक दोस्त से प्यार के नाम पर लड़की ने उसे धोखा दिया और उनके पैसे ले करके भाग गई। मेरा विश्वास उड़ गया है प्यार से। प्रतीक के दिमाग में काफी देर तक ये सब चलता रहा और कहीं देर रात जा करके उसकी आंख लगी थी और वह सो गया था। प्रतीक ने सुबह समय पर जागने के लिए अलार्म लगा दिया था, इसलिए वह समय पर जाग गया था और क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए चला गया था। क्लाइंट के साथ उसी होटल में शैली और प्रतीक भी मीटिंग थी, जिस होटल में वो दोनों ठहरे हुए थे। क्लाइंट एक लड़की के साथ शैली और प्रतीक के पहुंचने से पहले ही मीटिंग रूम में पहुंच गया था और शैली और प्रतीक के आने का वेट कर रहा था। कुछ ही देरी में शैली और प्रतीक भी वहां पहुंच गए थे, मगर प्रतीक की नजर जब क्लाइंट के साथ आई लड़की पर पड़ी तब प्रतीक उसे अचानक से सामने देख करके पूरी तरह से हिल गया था। प्रतीक ने जिस लड़की को देखा था वह उसे किसी की याद दिला रही थी, मगर किसकी यह उसे याद नहीं आ रहा था और इसलिए वह उसे देख करके पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने उसे देखा कहाँ है। मगर मीटिंग के दौरान भी उसकी नजर रह रह करके उसी लड़की की ओर चली जाती थे और वह उसे देख करके पहचानने की कोशिश करता था कि आखिर उसने उसे देखा कहाँ है। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी उसके हाथ अभी नाकामी ही लगे थे। प्रतीक को याद नहीं आ पा रहा था कि उसने आखिर उसे देखा कहाँ है, मगर वह इस बात से तो आश्वस्त हो चुका था कि वह उस लड़की को कुछ न कुछ तो कनेक्शन है उसके अतीत से। जब बार बार प्रतीक की नजर उस लड़की पर जा रही थी तो उस लड़की ने भी नोटिस कर लिया था कि प्रतीक उसे देख रहा है और वह भी अब कुछ सचेत होने की कोशिश कर रही थी। शैली अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रही थी और बीच बीच में वह प्रतीक से उसकी राय भी ले रही थी। प्रतीक वहां था तो जरूर, मगर उसके दिमाग में तो अभी चल कुछ और ही रहा था। इसलिए शैली ने डिसीजन लेने से पहले प्रतीक से अंत में जब उसकी राय मांगी तब प्रतीक ने शैली से कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करनी चाहिए। शैली अभी कुछ और कहती उससे पहले क्लाइंट ने बीच में बोलते हुए कहा, मगर सब कुछ क्लियर है प्रतीक जी, फिर आप वक्त क्यों लेना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अब इस डील को फाइनल करने में हमें और वक्त नहीं लगाना चाहिए। और तब उस क्लाइंट के साथ आई लड़की ने कहा, बिल्कुल, और फिर वैसे भी शांति मैडम से हमारी बात पहले भी हो चुकी है, फिर डील फाइनल करने में देरी क्यों हो रही है? तभी प्रतीक ने क्लाइंट की ओर देखते हुए कहा, हमारी कंपनी करोड़ों में पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और हम जल्दबाजी दिखा करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। शैली जो कि कल रात को प्रतीक को नाराज कर चुकी थे, वह अब उसकी बात को टाल करके
उसे और नाराज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए शैली ने भी प्रतीक का साथ देते हुए क्लाइंट से कहा, मैं भी प्रतीक जी की बात से एग्री करती हूँ और उनके फैसले के साथ हूँ। अब हम इस डील पर बात कल करेंगे। क्लाइंट को जैसे अपने चोरी पकड़े जाने का डर था, इसलिए वह प्रतीक और शैली की बात सुन करके तिलमिला गया था और उसने अपना आपा खोते हुए गुस्से से कहा, मगर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने जब शांति मैडम से सारी बातें कर ली है, फिर मैं किसी के कहने पर ये डील क्यों टालूंगा। प्रतीक ने अभी तक क्लाइंट की टोन में टोन मिलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, फिर तो ये डील अभी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब प्रतीक की बदली हुई टोन क्लाइंट के साथ लड़की ने सुनी और प्रतीक का बदला हुआ तेवर देखा तो उसे शायद प्रतीक की हैसियत का अंदाजा हो गया था और इसलिए उसने तब अपने साथी के कंधे पर हाथ रखा और शायद शांत रहने का इशारा किया और इसलिए इस बार क्लाइंट ने खुद को नम्र करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर प्रतीक, एक्चुअली इस प्रोजेक्ट पर मेरा भी बहुत पैसा लगा है, इसलिए मैं थोड़ा खुद पर से काबू खो बैठा था। प्रतीक ने तब उस क्लाइंट की ओर देखते हुए कहा, अगर आपका पैसा लगा है तो पैसा तो हम भी लगाने ही जा रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपना पैसा आंखें मूंद करके लगा दें तो यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए अब जब हमें पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी, अब तब ये डील फाइनल होगी। अगर आपको जल्दी है तो आप किसी और के साथ डील कर सकते हैं। प्रतीक की बात सुन करके क्लाइंट डर गया था और इसलिए अब उसने प्रतीक से बात ना करते हुए शैली के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम आप तो स्थिति को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, आखिर मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। शैली को उसकी मां ने यह डील क्लोज करने के लिए भेजा था ना कि डील कैंसिल करने के लिए, मगर यह प्रतीक की बात को टाल करके उसे नाराज भी नहीं कर सकती थी और इसलिए वह बड़ी दुविधा में थी और उसे खुद भी डर था कि कहीं ये डील कैंसिल हो गई तो उसकी मां उस पर बहुत नाराज होंगी। मगर उसने फिर सोचा कि प्रतीक इस डील को अभी करने से मना कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। आखिर प्रतीक को उससे अधिक तजुर्बा भी है और दूसरी बात यह है कि शैली प्रतीक को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए उसने तब क्लाइंट से कहा, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा है फिर डर किस बात का है। अगर मिस्टर प्रतीक कुछ वक्त मांग रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि कुछ समय लेकर के ही डील करना बेहतर होगा। आगे कोई और कुछ कहता उससे पहले प्रतीक ने कहा, ओके फिर मिलते हैं रोनित। और फिर प्रतीक ने शैली से कहा, मैडम अब हमें चलना चाहिए, दूसरे भी क्लाइंट से मिलना है। शैली ने कहा ओके और फिर शैली और प्रतीक दोनों वहां से चले गए। प्रतीक और शैली के वहां से जाने के बाद रोनित ने उसके साथ वहां बैठी लड़की से कहा, अगर ये डील नहीं हुई तो हम फिर से उसी जगह आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी सोनिया, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। सोनिया ने कहा, रोनित तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसों से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, हम उस प्रतीक को पैसे दे करके खरीद लेंगे। रोनित ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो सोनिया, हमें अगर ये डील करनी है तो हमें प्रतीक को उसकी कीमत देनी ही पड़ेगी। प्रतीक के दिमाग में अभी सोनिया के बारे में ही चल रहा था, उसका दिमाग अभी एक जगह स्थिर नहीं था, इसलिए उसने शैली से आज और किसी के साथ डील करने के लिए मना कर दिया और वह अपने रूम में वापस चला गया था। प्रतीक अपने रूम में लेटा हुआ सोच रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने दोस्त राजीव का नंबर डायल कर दिया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 8 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।